आज हम आपको कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल में पाठ 3 शुरू कर रहे हैं। पाठ 3 में अपवाह है। पाठ 3 का नाम, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपवाह होता क्या है। अपवाह नहीं, अपवाह क्या होता है। अपवाह की परिभाषा है किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र को हम अपवाह कहते हैं, जो कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों की धाराओं से मिलकर के बनी होती है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र को ही हम अपवाह कहते हैं, जो कि नदी की मुख्य धारा या मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के ही अपवाह बनता है। भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां का मतलब ऐसी नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब है जो कि प्रायद्वीपीय पठारों से उनका उद्गम हुआ है। उद्गम का मतलब निकलना, जो कि ऐसी नदियां जो कि पठारी भाग से निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो अब आता है हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलने वाली है। तो देखिए, हिमालय की जो नदियां हैं इन्हें हम सदा नीरा नदी कहते हैं। अर्थात सदा नीरा का मतलब होता है जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है, उनको हम सदा नीरा नदियां कहते हैं। क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो बर्फ के पिघलने से, अर्थात ग्लेशियर के पिघलने से ही इनमें पानी नीचे की ओर बहाव उनका हो जाता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ जब पिघलती है तो पानी के रूप में परिवर्तित होती है, तो पानी नीचे की ओर पहाड़ों से बहने लगता है। इसी कारण से, और एक जगह से नहीं बहता, कई जगहों से बहने लगता है, तो जाकर के जब धारा एक ही जगह मिल जाती है तो है नदी का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले हिमालय से बहने वाली नदियों में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु जो नदी तंत्र है ये हिमालय के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, हिमालय के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उद्गम मीन्स निकलना, उद्गम का मतलब होता है निकलना। तो मानसरोवर झील तो सबने पढ़ा होगा, उत्तराखंड से आप मानचित्र के ऊपर देखेंगे, उत्तराखंड से ऊपर होती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम हुआ है। जब ये मानसरोवर झील से निकलती है तो निकलने के पश्चात ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम का मतलब ये है कि ऐसे बहती है, ऐसे पाकिस्तान की तरफ। जब ये मानसरोवर झील से निकलेगी तो ये पाकिस्तान की तरफ जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान की सीमा में चली जाती है। जम्मू कश्मीर में जैसे ये प्रवेश करती है तो पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में ये जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये भी नदियां सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि ये जाकर के पाकिस्तान में एक साथ मिल जाती हैं। पाकिस्तान के कई शहरों के आसपास से सिंधु नदी गुजरी हुई है या गुजरती है। भारत के पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सिंधु नदी से सिंचाई भी की जाती है, या कह सकते हैं पंजाब हरियाणा जैसे राज्य सिंधु नदी तंत्र से जल प्राप्त करते हैं। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर मानी जाती है कि ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर में 1114 किलोमीटर लंबाई तो मात्र भारत में है, और जो बची हुई लंबाई है वो पाकिस्तान में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 1/3 से अधिक हिस्सा सिंधु नदी का, भारत में 1/3 से अधिक हिस्सा है। भारत में लिखा भी हमने 1/3 से अधिक हिस्सा, जबकि अगर हम इसमें ले लें किलोमीटर में तो 1114 किलोमीटर तो मात्र भारत में है ये नदी। सिंधु नदी भारत में ही 1114 किलोमीटर तक है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौता में क्या तय किया गया? इस समझौता में यह तय किया गया कि सिंधु नदी का मात्र 20% जल भारत उपयोग कर सकता है पूरा, इसके बाद जो 80% बचेगा वो सीधा पाकिस्तान में जाएगा। तो यहाँ पर मात्र भारत सिंधु नदी का
20% लिख भी हम आपको देते हैं 20%, 20% जल कौन भारत केवल यूज करेगा या भारत ही उपयोग करेगा। 20% जल मात्र भारत उपयोग करेगा। इसके बाद 80% जो जल है वो कहाँ यूज होगा, पाकिस्तान में। तो भारत इसका 20% जल उपयोग करता है, इसके बाद 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है। और जब ये पाकिस्तान से होती हुई सीधी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। अब आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी सबने सुना होगा। गंगा नदी गौमुख, हिमनद या गंगोत्री से निकली है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से गंगोत्री से निकली है। जब ये उत्तरकाशी से निकलती है तब इसको हम भागीरथी नाम से जानते हैं। गंगा का नाम जहां से निकलती है गंगा नहीं है। गंगा कहाँ पड़ा, हरिद्वार में जब आती है, देवप्रयाग में आती है, जब से अलकनंदा मिलती है तब इसको कहते हैं गंगा। तो उद्गम जो क्षेत्र है अर्थात उत्तरकाशी जो है वहां से जब ये निकलती है गौमुख से या गंगोत्री से, तो ये भागीरथी नाम से ही निकलती है। कह सकते हैं भागीरथी नाम से ही लोग इसे जानते हैं। याद भी रखना है कि गंगा का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम मतलब निकलना, जब गंगा निकलती है जहां से ग्लेशियर के पिघलने से, तो वहां इसको भागीरथी कहते हैं। लेकिन जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर के गंगा मिल जाती है या देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर इसको हम गंगा नदी का नाम दे देते हैं। तो देवप्रयाग में क्या कहते हैं, गंगा। जबकि उत्तरकाशी में क्या थी, उत्तरकाशी में इसको हम गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी। उत्तरकाशी में कहते हैं भागीरथी, और जब देवप्रयाग में आ जाती है और अलकनंदा नदी इसमें मिलती है तब इसको हम जानते हैं गंगा के नाम से। जैसे ही गंगा पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आती है तो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आने पर इसका तीव्र वेग होता है, तीव्र वेग होता है, जो कि इसका जल बहुत ही स्वच्छ होता है। स्वच्छ जल के कारण वैसे भी पवित्र, गंगा तो वैसे ही पवित्र मानी जाती है, पवित्र नदियों में गिनी जाती है। स्वच्छ जल होता है, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में आती चली जाती है तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं या कह सकते हैं नाले हैं जो कि गंगा नदी में आकर के मिल जाते हैं, तो इसका जल की स्वच्छता कम हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। इसमें जब ये उत्तरकाशी होती हुई जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से होती हुई जब ये दिल्ली उत्तराखंड से होती हुई जब ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आती है, गंगा नदी प्रयागराज में जब आती है तो इसमें यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी, यमुना। सबने सुना भी होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम हुआ है वो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ है। इसे संगम के नाम से जानते हैं। तो गंगा में जो यमुना नदी का जो मिलन हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, तो यमुना भी इसमें आकर के मिलती है। यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से निकली, ये भी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गंगा के साथ साथ यमुना बिल्कुल पास ही में है। यमुनोत्री भी, जहां से यमुना निकली है उसको यमुनोत्री कहते हैं। तो यमुनोत्री से यमुना निकली है, गंगोत्री से गंगा निकली है। तो यमुना नदी भी इसमें आकर के जब मिल जाती है, फिर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से निकलती हुई जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में इसमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां भी आकर के मिल जाती हैं। यमुना को छोड़कर के घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब जो नदियां हैं तीनों ये नेपाल से ही निकली हैं। आपने सुना होगा कोसी, गंडक, घाघरा बिहार की तरफ ये नदियां मिल जाएंगी जो कि गंगा में ही आकर के मिलती हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल के फरक्का में, जो कि डेल्टा का उत्तरी बिंदु माना जाता है, फरक्का में मिलकर के ये दो भागों में बट जाते हैं, भागीरथी और हुगली।
दो भागों में बढ़ती है, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है ये लगातार चली जाती है और ये जा करके पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पर जाती है, बांग्लादेश। और ये जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब ये समुद्र में गिरती है तो वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है, उस डेल्टा का नाम भी हम आपको लिख देते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि भारत का प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से मतलब सुंदरबन में जो पाया जाने वाला पशु है, मुख्य पशु है, वो रॉयल बंगाल टाइगर। अब सुंदरबन क्यों पड़ा इस डेल्टा का नाम, सुंदरबन क्यों पड़ा, ऐसे कभी कभार कोई पूछ लेता है तो हम आपको ये भी डिटेल्स दे देते हैं। क्योंकि सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव नाम सुना होगा, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव जानते हो, मैंग्रोव जो पौधे पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर दलदली भूमि ज्यादा है। लेकिन मैंग्रोव पौधों के साथ साथ सुंदरी पादप भी पाया जाता है। सुंदरी पादप फिर हम आपको लिख देते हैं सुंदरी पादप। सुंदरी पादप के नाम से ही इसका नाम जो डेल्टा पड़ा है वो सुंदरबन डेल्टा सुंदरी पादप के नाम से ही पड़ा है। बस अभी लेसन पूरा नहीं हुआ है आपका, दूसरा जो अफवाह, तीसरा जो लेसन है अफवाह है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद और भी है, आगे हम आपको और बताएंगे।